हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का दिन जो है वो मनाया जा रहा है और आयरनी ये है कि हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और बड़ी बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, कश्मीर के लोगों के हवाले से। बट उनके अपने ही हुकूमत के अंदर जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसकी रोज़ एक नई मिसाल जो है वो कायम की जाती है और उसकी रोज़ एक नई मिसाल अडयाला जेल के बाहर जो है वो हमें नज़र आती है, जहाँ पे मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात के लीडर की मुलाकातें जो हैं वो नहीं कराई जा रही और उसको लेकर जो है वो एक हवा बना दिया गया है। हर दिन जो है वो हर दिन जो मुलाकात का आता है, यानी कि ट्यूसडेज और थर्सडेज जो कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि इन दिनों पे जो है वो मुलाकात करवानी है, उस पर रोज़ कोई ना कोई तमाशा जो है वो होता है। पहले हमने देखा कि केपी के जो नए मुंतखब सीएम हैं वो तकरीबन कोई 8 दफ़ा जो है वो वहाँ पर आए और उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, सिट इन किया, धरना दिया, एहतजाज भी किया, लेकिन किसी चीज़ में जो है वो कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने दरख्वास्त कर दी कि मेरी मुलाकात जो है वो कराई जाए, अदालत के हुक्म के मुताबिक जो है वो मेरी मुलाकात कराई जाए। बड़ी मुश्किल से एक मुलाकात हुई फिर इमरान खान की बहन की, लेकिन कल क्योंकि मंगल था और फिर से जो है वहाँ पर लोग जमा थे उनसे मुलाकात करने के लिए, जिस किस्म की बर्बरियत कल के रोज़ जो है वो देखी गई अडयाला जेल के बाहर और जिस किस्म के विजुअल्स जो है वो सामने आए, ये हुकूमत को देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि ये विजुअल्स जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, अब इंटरनेशनली भी जो है वो इनको पिक किया जा रहा है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है इंटरनेशनली भी जो है वो हाईलाइट हो रही हैं कि देखिए पाकिस्तान में जो है वो किस किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है और कितने दिनों से एक शख्सियत जो कि जेल में है उसकी मुलाकातें जो कि उसका राइट है और होनी चाहिए वो नहीं कराई जा रही हैं। इमरान खान की बहनों के साथ साथ बहुत सारे पार्टी वर्कर्स जो है वो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मुलाकात के लिए। कुछ और रहनुमा जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, जो कुछ सीनियर रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे उनका भी मैं नाम बताती चलूँ। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो भी इस दफ़ा अडयाला जेल के बाहर नजर आए। सलमान अकरम राजा, रेहाना डार, आमिर डोगर, सेंटर ऑन अब्बास बप्पी, जुनेद अकबर खान, शाहिद खटक, मीना खान, फ़ारूक सियाल, नियाजुल्लाह खान नियाजी और नईम पंजोता, ये तमाम लोग और इनके साथ और कई लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और वो चाहते थे कि इमरान खान से जो है वो मुलाकात हो जाए। खैर 2-2:30 बजे से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और ये सिलसिला चलते चलते जो है वो रात के 2-2:30 बजे तक जो है ये सिलसिला चलता रहा और उसके बीच में पुलिस ने जैसे पहले घसीटा गया इमरान खान की बहनों को, उन पे पानी जो है वो फेंका गया। कल हमने देखा कि वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया गया पुलिस की जानिब से, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया गया। विजुअल्स आप देख सकते हैं, वहाँ उनकी बहनें भी परेशान हैं, जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर कम हो गई थी क्योंकि दोपहर 2 बजे से जो है ये लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये भी इनके आने से पहले भी 12 रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि वहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो नफरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो कर दिया गया है, एक्स्ट्रा नफरी जो है वो बुला ली गई है और इस किस्म की तैयारी हुकूमत की थी। तो शायद हुकूमत का पहले से ही इरादा था कि इस तरह से जो है वो इनको यहाँ से डिस्पर्स करना है। वाटर कैनन्स वहाँ पर मौजूद थे और उनका जो है वो बेदरेक जो है वो इस्तेमाल हमने देखा कि कल के रोज़ किया गया, चाहे वो इमरान खान की बहनें हों या ये सीनियर रहनुमा जो वहाँ पे मौजूद थे वो हों, सब पे जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल देखा गया। बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से जो है वो एक स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने कहा कि अगर जो है वो ये समझा जा रहा है कि वाटर कैनन्स के इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नहीं जानते कि फिर ऐसा ही कुछ होगा कि किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हम कोई ज़ाती मफाद के लिए सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जमहूरियत के लिए हैं, ताकि कुछ तो हो। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, इस पर्पज़ के लिए बार बार आएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ये बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमेशा जो है मफाहमत की, बातचीत की, डायलॉग की, टेम्परेचर कम करने की जो है वो बात करते हैं, बड़ी सेंसिबल बात जो है वो करते हैं और अक्सर अपने ही लोगों की तनकीद का निशाना भी बन जाते हैं क्योंकि मफाहमत की जो लोग बात करते हैं पार्टी में उनको ज़्यादा जो है हम जानते हैं इतना पसंद नहीं किया जाता। तो खैर, लेकिन हमेशा वो अपने इस मौक़िफ़ से जो है हमने देखा है कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटे हैं। तो जहाँ एक तरफ जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मना रही है हुकूमत, वहाँ दूसरी ही तरफ एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसने
इलेक्शन में एक बड़ा मैंडेट हासिल किया और उसके बावजूद उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और अब जिस तरह का जुल्म जो है वो ढाया जा रहा है उन लोगों पर जो कि बाहर हैं, जो कि अपने बानी से मुलाकात करना चाहते हैं या उनकी रिहाई का जो है वो मुतालबा करते हैं, उसके लिए कोशिशें करते हैं, उनके साथ जिस किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, तो ये एक आयरनी ही है, क्योंकि एक सियासी पार्टी को बैन करने की भी जो है वो बातें कर रही है अब हुकूमत। अब 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले ये कि शायद इमरान खान को जो है वो उनकी जेल जो है वो मुंतकिल कर दी जाए किसी और जगह। मोहम्मद मालिक ने रात को अपने शो में बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक खबर दी है। अक्सर जो है वो उनके पास खबरें होती हैं और अपने इंट्रो में जो है वो कोई ना कोई खबर लेकर आते हैं, और इस खबर के 2 हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे जो है वो बड़े फैसले होने जा रहे हैं, और ये फैसले 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो ये कि वो लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर सज़ा हुई हो चुकी है, वो सिविलियन हो या आर्मी पर्सनस हो, उनको सिविलियन जेल में जो है वो ना रखा जाए, उनके लिए एक डेजिग्नेटेड जो है वो जगह हो, एक स्पेशल प्रेमिस जो है वो मुख्तस किया जाए और वहाँ जो है वो उनको रखा जाए। दूसरा, इस बात का दूसरा हिस्सा ये है कि उन लोगों को भी यहाँ लाया जा सकता है जो हाई प्रोफाइल हों, जैसे कि इमरान खान साहब वगैरह, और वो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रिस्क हो, जैसे कि खान साहब का अडियाला में होना जो है वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो है वो माना जाता है। हर दफ़ा इतनी नफरी जो है वो तैनात होती है, तकरीबन 12,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और हर दफ़ा जब मुलाकात का दिन होता है तो एक हाई सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बन जाता है वो पूरा जुरिस्डिक्शन जो है। तो मोहम्मद मालिक ने ये भी कहा कि आजकल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनरल फैज़ का फ़ैसला जो है वो भी शायद आ जाएगा, तो वो भी शायद उसी जेल के पहले इनमेट हो सकते हैं। और फिर दूसरे कन्विक्ट्स का जिनका बहुत हाई प्रोफाइल है, सिक्योरिटी रिस्क है, उनको भी वहाँ मूव किया जा सकता है, क्योंकि उनको फिर बाकी जो कैदी हैं उनके साथ जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो ये बातें भी हम, वैसे ये तो मालिक साहब ने कहा है, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ सुन रहे थे कि खान साहब की वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी लोगों के लिए भी जो है वो रिस्क बढ़ जाता है जिस किस्म की एक्टिविटी खान साहब की वजह से वहाँ पर होती है। तो ये भी जो है वो हो सकता है उनको भी वहाँ मूव कर दिया जाए, जैसे कि खान साहब को भी वहाँ मूव करने का जो है वो शायद प्लान हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात हुई है कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक कि कहाँ जो है वो ये मुंतकिल किया जाएगा, कौन सी जेल होगी, क्योंकि कोई और किस जेल में जो है वो उनको मुंतकिल करेंगे। तो किसी ने उनको ये भी कहा कि अटक फोर्ट जो है वो भी हो सकता है। तो ये सब बातें अभी कुछ भी कंफर्म जो है वो कहीं से सुनने में नहीं आया है, लेकिन मोहम्मद मालिक काफ़ी इन्फॉर्म्ड होते हैं, काफ़ी कनेक्टेड हैं, उनकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आते हैं। तो उन्होंने जो है वो एक ये सिनेरियो दिया था। तो एक तो ये बात हो गई कि खान साहब को शायद मुंतकिल कर दिया जाए जेल से। फैसल वावडा ने इस हवाले से उन्हीं के शो में कहा कि अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, 1-1.5 महीने के अंदर शायद ऐसा जो है वो कुछ हो जाए। दूसरी बात जो है वो -1 फार्मूले के हवाले से हो रही है। राना सनाउल्लाह ने जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि एक तो ये सारा मामला तब से शुरू हुआ है जब उनसे पूछा गया क्या ये ट्वीट के बाद से शुरू हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सारा मामला जब जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ था ये तब से जो है वो शुरू हुआ है। तो इमरान खान पे जो एक सख्त स्टैंस है मुक़्तदरा का, वो कब से शुरू हुआ? जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि क्या ये उनके जो ट्वीट है उसका रिएक्शन है, तो उनका कहना था कि नहीं, ये तब से शुरू हुआ है जब जाफ़र एक्सप्रेस का जो है वो वाक़या हुआ था। इंडियन मीडिया, अफ़गानिस्तान मीडिया और PTI सब ने एक ही बयानिया जो है वो फॉलो किया, और तब से जो है वो एक गुस्सा था, एक रेस्टलेसनेस थी जो पावरफुल हल्के हैं उनमें, कि हमने इस चीज़ को अब बहुत सीरियसली जो है वो डील करना है। उनसे जब पूछा गया राना सनाउल्लाह से कि क्या गवर्नमेंट अब गद्दारी का मुकदमा जो है वो भी चलाने का सोच रही है इमरान खान पे, तो उन्होंने कहा मैं इस बात को जो है वो रद्द नहीं कर सकता। इनका अंजाम MQM और अल्ताफ़ हुसैन की तरफ जो है नज़र आ रहा है जाता हुआ। PTI और अडियाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडियाला तहरीक इंसाफ अलग अलग मामला होने वाला है, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी को बैन भी किया जा सकता है, क्या बैन की तरफ भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप गद्दारी के मुकदमे का सोच रहे हैं तो क्या PTI को बैन भी कर सकते हैं,
तो उन्होंने कहा जिस किस्म की ट्वीट्स हुई हैं, जो हरकतें हुई हैं, इन चीज़ों पे अगर बैन ना लगाया जाए तो क्या किया जाए। अब आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने भी एक रेजोल्यूशन पास की है पीटीआई को बैन करने के लिए, और इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि ना सिर्फ पीटीआई एज अ पार्टी बल्कि उनके जो लोग हैं उन पर भी जो है वो बैन लगाया जाए, और इस पर जो है वो पीपीपी फिलहाल जो है वो ऑन बोर्ड नज़र नहीं आ रही है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट जो है वो मतीउल्लाह जान ने किया है, वो भी मैं आपको पढ़कर जो है वो सुना देती हूँ। उनका कहना है, इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जिन्ना का सर शर्म से झुका हुआ है ऐसे करारदादों के पंजाब असेंबली से गुजरने पर। जिन्ना को मालूम है कि उनकी बहन फातिमा जिन्ना भी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी असेंबलीज़ में बैठे चमचों की इस गंदी जहनीत का शिकार हो चुकी हैं। अब अगर केपीके असेंबली ने करारदाद पास कर दी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी गद्दार हैं और उन पर बैन लगाया जाए, तो ये सब कहाँ ले जा रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर ताकत जो है वो किसके पास है और कौन जो है वो फैसले कर रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट हुकूमत जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियों से बरी जमा नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्ट ये है कि अगर किसी चीज़ का क्रेडिट लेना हो, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो रही हो, तो हुकूमत जो है वो सबसे आगे आगे होती है उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए। ज़बरदस्त तरीके से अपनी तशहीर करती है, बड़े बड़े जो है वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो पब्लिसाइज किया जाता है कि देखिए हमारी कितनी बड़ी जो है वो ये अचीवमेंट है। तो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर भी जो कुछ भी हो रहा है, हुकूमत उससे भी जो है वो फिर बरी जमा नहीं हो सकती, उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो इनके ऊपर आती है। तो आज जो है वो सवाल बनता है ना सुप्रिटेंडेंट से, ना पावरफुल हलकों से, बल्कि सवाल बनता है मरियम नवाज साहिबा से, जो सूबे की वजीर आला है। मरियम नवाज साहिबा जो कि कहती हैं कि मेरी हुकूमत के अंदर एक औरत भी जो है वो अगर रात को अपने आप को सेफ ना फील करे तो मुझे जो है वो रात को नींद नहीं आती। और आज उन्हीं की हुकूमत के अंदर यास्मीन राशिद साहिबा 70 साल खातून कैंसर पेशेंट जो है वो इस वक्त जेल में है और किसी किस्म का रिलीफ जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा। मुझे याद है अक्सर औकात जो है वो मरियम नवाज साहिबा जिक्र करती हैं अपनी वालदा का कि किस तरह जो है वो बेड पे थी और फिर उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, उनसे फ़ोन पे जो है वो बात नहीं कराई गई, और अक्सर इस बात का जो है वो जिक्र करती हैं। और उस चीज़ को लेकर अक्रॉस द बोर्ड हर किसी ने जो है वो इस पे मरियम नवाज को सपोर्ट किया है, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मजम्मत की है और इस बात का एतराफ़ किया है कि उस वक्त विक्टिम जो है वो मरियम नवाज साहिबा थी। आज जो कुछ हो रहा है उसका सवाल भी मरियम नवाज साहिबा से बनता है। पहले औरतों को किस तरह से बाल पकड़ के इमरान खान की बहनों को, जो कि एजेड बहनें हैं, उनको किस तरह से जो है वो घसीटा गया, फिर पुलिस से पिटवाया गया, फिर 7 डिग्री टेम्परेचर में जो है वो वाटर कैनन से जो है वो उन पर हमला कराया गया। तो और ये सब किस लिए? एक मुलाकात के लिए जो कि कानून के मुताबिक हो जानी चाहिए थी। एक मुलाकात को रोकने के लिए इस किस्म के हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बात यह है कि कल को जब आप ऑपोजिशन में होंगी, जब आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाएगा, तो हम जो हैं वो तो ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे, हम ज़रूर इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे जैसे माजी में उठाते रहे हैं। लेकिन आप के लोग जो हैं वो किस मुंह से आवाज़ उठाएंगे, किस मुंह से गिला करेंगे, किस मुंह से जो है वो शिकवा करेंगे, जब आप खुद इसी किस्म की हरकतें जो हैं वो इस वक्त कर रही हैं। बारहा जो है वो ये कह चुकी हैं कि मैं रिवेंज नहीं लेती, मैं रिवेंज पे जो है पॉलिटिकल रिवेंज पे जो है वो बिलीव नहीं करती। लेकिन जब इस किस्म की हरकतें होंगी आपके अंडर अडयाला जेल के बाहर, जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है, आप सूबे की वजीर आला हैं, आप एक खातून वजीर आला हैं, और बार बार जो है वो आपने इस चीज़ के लिए जिक्र किया है कि औरतें जो हैं वो मेरी रेड लाइन है। आप कहती हैं कि औरतें मेरी रेड लाइन हैं, उनके साथ अगर कुछ मसला हुआ तो मैं जो हूँ बहुत सख्ती से जो है वो पेश आऊँगी, और इस हवाले से आप कई स्टेप्स जो है वो भी ले चुकी हैं। तो आज आप ही के सामने जो है इन औरतों को भी जो है वो घसीटा जा रहा है, जुल्म सितम का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है आपकी हुकूमत के अंदर। काम ना करें कि कल को जो आपके साथ अगर हो तो आपके पास कोई अल्फाज ही ना रह जाए, आप किस मुंह से जो है वो इस चीज़ का शिकवा करें कि देखें हमारे साथ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे साथ जो है वो जुल्म सितम हो रहा है, या मैं एक औरत हूँ, देखें मेरे साथ जो है वो क्या कर रहे हैं मेरे जो मुखालिफ हैं वो। इसके अलावा जी रजब बट जो है वो उनको यूके से जो है वो वापस भेज दिया गया है, उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब रजब बट है कौन? रजब बट एक फैमिली व्लॉगर हैं और 8.1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इनके हैं। तो बहुत पॉपुलर एक फैमिली व्लॉगर हैं और वो यूट्यूब और टिकटॉक पर फैमिली व्लॉग्स करते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, और अक्सर कंट्रोवर्सीज में जो है वो भी फंसे रहते हैं। तो कुछ केसेस जो है वो उन पर चल रहे थे, अब वो यूके से वापस आ गए हैं क्योंकि उनका वीज़ा जो है
वो कैंसिल कर दिया गया. इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि उनके जो वकील है मियां अशफाक, उनका कहना है कि रजब बट हैज़ नॉट बिन डिपोर्टेड फ्रॉम यूके. आई रिप्रेजेंट हिम एज हिज लॉयर होल्डिंग ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू टेक दिस लीगल पोजिशन. ही हैज़ लेफ्ट द यूके ऑन हिज ओन इंडिपेंडेंट चॉइस टू रिटर्न टू पाकिस्तान. और उन्होंने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. इसके अलावा उनका कहना है ही विल ऑल्सो अपीयर इन पर्सन इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुमारो इन परसुएंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स पास्ट डे. मैं फॉलो कर रही थी मुर्तज़ा अली शाह को, यूके से जियो के रिपोर्टर हैं. उन्होंने कहा कि इसकी मेन वजह जो नज़र आती है वो ये है कि जिस वक्त रजब ने अपना वीज़ा अप्लाई किया था यूके का, उस वक्त उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, ये डिक्लेयर नहीं किया कि उन पे जो है वो किस तरह के केसेस या कोई केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव केसेस जो है वो चल रहे हैं. तो इसलिए इस वक्त जब कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो उनके हवाले से हुई और फिर जब तहकीकात हुई तो पता चला कि उनके ऊपर केसेस थे और उन्होंने उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया था अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, और उनका वीज़ा जो कि 2027 में एक्सपायर हो रहा है उसको जो है वो रिवोक कर लिया वहाँ की हुकूमत ने, और इसलिए उनको जो है वो वापस आना पड़ा. अब रजब बट पे जो है वो किस किस्म के केसेस थे? रजब बट पे पाकिस्तान में बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने और दीगर कानूनी मसलों की वजह से काफ़ी सारी FIR जो हैं वो दर्ज हुई हैं, और इन्हीं से बचने के लिए वो यूके चले गए थे. रजब बट का अपना भी बयान है. उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो, मैं देख रही थी एक इंटरव्यू में वो किसी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो डिपोर्ट नहीं किया गया. जिनको डिपोर्ट किया जाता है वो बिजनेस क्लास में जो है वो वापस नहीं आते. तो ये उन्होंने कहा मेरा कैंसिल हुआ है वीज़ा और मैं इसकी एप्लीकेशन जो है वो दूंगा इसके खिलाफ, और देखते हैं इस पर जो है वो आगे क्या होता है. आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि अगर वीज़ा कैंसिल हो जाए तो उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो हैं वो अगले 10 साल के लिए जो है वो शायद उनको वीज़ा ना दें. इनके वकील ने इस बात पर इनकार किया है कि रजब बट को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया है. तो उन्होंने बार बार अपना मौक़िफ़ जो है वो यही दिया है, और आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने और टिकटॉकर नदीम नानीवाला को गैमलिंग ऐप और साइबर क्राइम के केसेस में प्रोटेक्टिव बेल भी जो है वो मिल गई है, तो ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना किया जा सके और उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में एक केस में सुनवाई के लिए जाना था. तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NCCCIA, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ेरे बहस है, कोई ना कोई जो है वो उनकी कंट्रोवर्सी आजकल सामने आ रही है. डक्की भाई के हवाले से जो पूरा केस था वो आप सबके सामने है. उन्होंने जो है रजब के ख़िलाफ़ भी जो है वो गैमलिंग और बेटिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन का केस दर्ज किया था, जो कि डक्की भाई के खिलाफ भी जो है वो ये केस दर्ज था. तो ये सेम FIR है जो इनके खिलाफ भी जो है वो काटी गई है. एक रिपोर्टर है सफीना खान यूके से, और उनका कहना है कि ये शायद उस तसलसल का एक हिस्सा है जहां पर जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को वापस लाना चाहती है जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बात कर रहे हैं, जो इस किस्म के कंटेंट जो है वो बनाते हैं, कंट्रोवर्शियल कंटेंट. तो उनको शायद जो है वो हुकूमत वापस लाना चाहती है, जिसमें ऑब्वियसली हम सब के सामने है कि नाम जो है वो आया था आदिल राजा का और शहबाज गिल का. तो ये उसी की एक कड़ी है और ये उसी का जो है वो पहला स्टेप है. अब ये बात जो है वो थोड़ी सी मानना मुश्किल है, क्योंकि रजब बट जो है वो कोई हुकूमत की रॉन्ग साइड पे नहीं है. उन्होंने कोई हुकूमत मुखालिफ जो है वो ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाया है. उन पे तो शायद पहले ब्लास्फेमी का केस था जिसकी वो बार बार जो है वो वजाहत भी दे चुके हैं, और फिर बेटिंग ऐप्स वगैरह का जो है वो केस था. तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ये वजह हो सकती है जो कि वो बता रही हैं, बल्कि शायद कहीं ना कहीं हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट ही जो है वो किया है, क्योंकि ट्रांजिटरी बेल मिल जाना, वरना तो वो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो सकते थे, वहाँ उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया. तो ये एक नामुमकिन सी जो है वो बात लगती है, क्योंकि अगर इस किस्म के हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी बात होती तो उनके केसेस जो है वो इतनी आसानी से कैसे उनको बेल मिल जाती. और यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट के बाहर जो है वो आते हुए उनकी गाड़ी को जो है वो भी कवर किया गया, जो कि नंबर प्लेट के बगैर थी. और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है कि आप हाई कोर्ट से निकल रहे हैं विदाउट अ नंबर प्लेट गाड़ी, ये गाड़ी अंदर गई कैसे? तो रजब बट ने हाथ जोड़ के कहा कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने लिफ्ट ली है. तो इट इज़ वेरी क्लियर
क्लियर कि उनको जो है वो बल्कि फैसिलिटेट ही जो है वो किया गया है. ये उस जो इरादा जो हुकूमत ने दिखाया है ऐसे वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स को वापस लाने का जिनके कंटेंट से वो मुतमईन नहीं है, जो उनको लगता है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो कंटेंट बनाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड जो है वो मुश्किल है कि ये लग रहा है. दूसरा ये कि इस किस्म की जो फरमाइशें अगर हम देते हैं हाई कमीशन को, तो उसका कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ की हुकूमत होती है उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और वो ओवरनाइट आपके लिए इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो नहीं बदलती हैं. तो पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सनस होते हैं उनकी हवालगी करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं. और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क ऐसी डिमांड करे जिसके ऊपर वैसे ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो है वो इस कदर जो है वो इल्ज़ामात लगे हुए हों, तो फिर यूके की हुकूमत जो है वो भी फूंक फूंक के कदम रखेगी और इस किस्म की जो हवालगी हैं या इस किस्म की जो डिमांड्स हैं वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होती. मैं पढ़ रही थी, मुर्तज़ा अली शाह ने भी जो है वो एक जगह ये कोट किया, क्योंकि यही बातें हो रही थी कि शायद शहजाद अकबर को और आदिल राजा को जो है वो वापस लाने की बात हो रही है. तो उन्होंने कहा, विद रिस्पेक्ट द यूके प्रोवाइडेड नो अश्योरेंसेस, द गवर्नमेंट इज हेल्पलेस बिफोर द कोर्ट्स एंड दैट्स वेयर सोल्जर स्पीक्स, जो कि आदिल राजा का पेज है, एंड शहजाद अकबर विल गो इफ द होम ऑफिस एक्शंस Pakistan request. Highly unlikely, almost impossible in these two cases. Most recent case, the Interpol rejected several Pakistan requests to arrest and extradite PTI leader Monis Elahi to Pakistan over alleged corruption cases. The Interpol dropped the case after finding no evidence of corruption and treating the Pakistan request as politically motivated. तो ये भी जो है वो मुर्तज़ा अली शाह ने एक अपने ट्वीट में लिखा हुआ एक स्टोरी का जो है वो उन्होंने जिक्र किया है. तो ये जैसा कि मैंने कहा कि इतना आसान नहीं होता, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो अपनी तरह से जो है वो एविडेंस और के बिना पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर जो है वो कोई फ़ैसला लिया जाता है. और उसकी रीसेंट एग्जांपल उन्होंने दी कि मोनिस इलाही की है, जिनके ऊपर जो है उनको एक्सट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इंटरपोल ने उस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया, उसको नहीं माना. इसके अलावा जी एक क्रेडिट तो निदा यासिर को देना पड़ेगा. आप चाहे उनसे जितना भी जो है वो इख्तलाफ कर ले, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी बड़ी स्टार है हमारे मुल्क की, लेकिन माफ़ी मांगने से पहले वो एक सेकंड भी जो है वो नहीं सोचती. उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है तो फ़ौरन आके जो है वो अपोलोजाइज़ कर लेती हैं पब्लिकली. तो इसमें जो है वो बिल्कुल नहीं घबराती, फ़ौरन जो है वो माफ़ी मांग लेती हैं. तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है. जिस किस्म का उनका स्टेटस है, उनके भी कोई जो है वो हैंगअप्स हो सकते थे कि मैं क्यों माफ़ी जो है वो मांगूँ या फिगर इट या देखा जाएगा, बट शी इज़ नॉट लाइक दैट. शी ऑलवेज कम्स, हमेशा माफ़ी मांगती हैं, हमेशा रियलाइज़ करती हैं कोई भी, और अक्सर जो है वो वैसे कंट्रोवर्सीज़ में जो है वो घिरी हुई होती हैं. अब रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई, जो उन्होंने राइडर्स के हवाले से बात की, अब बात ये है कि अगर चलें बात हो जैसे कि फार्मूला 1 वाले इंसिडेंट की बात थी, उन्होंने 2 मेहमानों को बुलाया हुआ था, यंग लड़के जिन्होंने फार्मूला 1 कार बनाई थी, बट निदा यासिर was totally clueless about what they were talking about. ये समझ आता है, मैं भी शो करती हूँ, मेरा भी टीवी पे शो है, मैं भी वीलॉग करती हूँ. अक्सर आपकी रिसर्च जो है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं होती, कभी आप न्यूज़ फ्लो इतना तेज़ होता है, मैं क्योंकि सियासत को ज़्यादा कवर करती हूँ तो आप अप टू डेट जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते. कभी आपको कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है कि आपको सतही लेवल पे बातें पता होती हैं, कभी आपको इन डेप्थ बातें जो है वो पता नहीं होती, और कभी जस्ट यू आर इन सम अदर फ्रेम ऑफ माइंड and it is one of the bad days. तो I do understand that. लेकिन जो F1 वाला इंसिडेंट था उसमें बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो बात है वो निदा यासिर को नहीं पता थी कि F1 रेसिंग होती क्या है या F1 कार्स क्या होती हैं. तो ये तो एक बहुत बेसिक जो है वो चीज़ थी, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक्स प्री डिसाइडेड होते हैं कि ये आना है, इसका इंटरव्यू होना है या फला बंदा इस टॉपिक पे जो है वो बात करने के लिए आएगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि राइडर्स के हवाले से जो कंट्रोवर्सी निदा यासिर की इस वक्त नज़र आ रही है, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि वो आई हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है. जैसे कि मैंने कहा कि गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपका काम ऐसा हो जिसमें आप एक प्रेजेंटर हैं, आप एक होस्ट हैं, आप इश्यूज़ पे जो है वो बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी शायद आपको इतनी इन डेप्थ समझ ना हो, या फिर आप उस तरह से अपडेटेड ना हो किसी टॉपिक पे, या कोई टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि हर चीज़ की तो आपको हर चीज़ पे तो आपकी ग्रिप नहीं हो सकती ना. हो सकता है आपको उसकी इन डेप्थ जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है कोई बैड डे हो, आप किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में हो. ये सब जो है वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन हैविंग सेड दैट,
ندا یاسر نے جس چیز پہ اپولوجائز کیا وہ اپولوجی کسی اور چیز پہ بنتی ہے. وہ اپولوجائز کر رہی تھیں اپنے ورڈز کے چناؤ پر. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ دیتی, میں وہ کہہ دیتی, میں نے جو ہے وہ جنرلائز جو ہے وہ سب کو کہہ دیا. میں یہ ورڈ ایڈ کرنا بھول گئی کہ سب ہی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے. میں اپنا برا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر رہی تھی اور کچھ لوگ میرے کہنے کا مطلب تھا, لیکن میں وہ ایڈ کرنا جو ہے وہ بھول گئی ہوں. تو بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا ورڈس, اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. اور اپولوجائز جو ہے وہ مائنڈ سیٹ پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اپولوجائز اس سوچ پہ کرنا چاہیے جب ہم چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں. اپولوجائز اس چیز پہ کرنا چاہیے اور تبھی جو ہے وہ آپ انٹروسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی لرننگ ہے. ود ایوری اسٹیج آف لائف ہم بھی سیکھتے ہیں کہ ہاں ہم ایسے ہی کسی کو جنرلائز کر کے وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی فیکٹس جو ہے, وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہم کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے. خاص طور پر اگر آپ ٹی وی پر آتے ہیں, آپ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں, اتنے بڑے آپ شوز کرتے ہیں, تو آپ پہ یہ ذمہ داری اور زیادہ بن جاتی ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی بات نہ کریں. ہمیں بھی تو برا لگتا ہے نا کہ چند خواتین بیڈ ڈرائیورز کی وجہ سے آپ کہہ دیں کہ عورتیں تو گاڑی ہی جو ہے وہ صحیح نہیں چلاتی, یا پھر چند مرد ہراسر کی وجہ سے آپ کہہ دیں کہ تمام مرد جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ جنرلائز کرنا ہوتا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, جو کہ obviously with ٹائم جب آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, جب آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ جنرلائز طریقے سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. تو مسئلہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, لرن کرنے کی ضرورت ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کا دماغ کھلتا ہے, زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے جب, تو انسان سیکھتا ہے کہ ہمیں کس قسم کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. میں بینگ اے پریزنٹر اس بات سے بہت خوف کھاتی ہوں کہ میں کسی اور پریزنٹر کی, ہوسٹ کی غلطی پر جو ہے وہ بات کروں, کیونکہ غلطیاں جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے کہا کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. میں ٹی وی پہ بھی اپنے شوز کرتی ہوں, سیاسی شوز ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آ رہی ہوتی ہیں, بڑی تیزی سے جو ہے وہ نیوز فلو آ رہا ہوتا ہے, کہیں بھی جو ہے وہ آپ سے چوک ہو سکتی ہے. تو اس پر تو میں تنقید میں سمجھتی ہوں کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن ندا نے جو وہ بات کی, وہ بات جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹربنگ ہے. اس پہ جو ہے وہ ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے تھا کہ واقعی سارے رائڈرز جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میں لگانا بھول گئی اور میرا لائیو شو ہے, میرا ریکارڈڈ شو جو ہے وہ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ کافی دیر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے اور 4 لوگوں کے ساتھ اس پہ باقاعدہ ڈسکشن کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لائن بول کے جو ہے وہ آپ آگے نکل گئیں کسی اور ٹاپک پہ. آپ نے کافی دیر بیٹھ کے اس ٹاپک پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے, اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہی کہ آپ جنرلائز طریقے سے تمام رائڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہی تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری ہماری تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم کسی بھی ایشو پر بات کر رہے ہوں, اور اس طرح سے کسی چیز کو جنرلائز کرنا جو ہے وہ نہیں بنتا ہے.